everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. हमारी आज की क्लास में हम क्या करेंगे? ऑलरेडी हमने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वी हैव कंप्लीटेड और इसके बाद हम मूव कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी के एक और नए चैप्टर की तरफ और वो चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन, जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस के अंदर हम फूड बना रहे थे तो रेस्पिरेशन के अंदर हम फूड का ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करने से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी, और उस एनर्जी को स्टोर किया जाएगा एटीपी की फॉर्म में और दैट एनर्जी इज यूज्ड फॉर वेरियस प्रोसेसेस, राइट? तो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बट इससे पहले एक बार जल्दी से ये देखते हैं कि इजीली ऐप के साथ हमें जुड़ना कैसे है। तो इजीली ऐप पर जाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड, फ़ोन नंबर फिल करके कर देंगे अपना नया अकाउंट क्रिएट और नया अकाउंट क्रिएट करने के बाद इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद नंबर अपना वेरीफाई करवा देंगे OTP से और आफ्टर दैट आपको क्या मिलेंगे? कुछ कोर्सेस और इनमें से आप अपने लिए सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा कोर्स? नीट का कोर्स, ठीक है? और क्योंकि अभी हम अपने आप को 11th क्लास के लिए इनरोल कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? 11th क्लास पे टिक करेंगे, अपने आप को प्रारंभ बैच के साथ हम एनरोल कर लेंगे और जैसे ही आप क्लास को टिक करेंगे आपके सामने आएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स की प्रेपरेशन के लिए आपका जो पूरा फी अमाउंट है दैट इज 8,999 रुपीज़। बट आप क्या कर लेंगे? आप देंगे बेटा फ्री इजीली कूपन कोड एंटर करेंगे जिससे कि आपको पूरा का पूरा ये जो कोर्स है फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स वुड बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो साथ ही मिल जाएगी बेटा DPP और एनोटेटेड PPT भी आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम बात करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन के बारे में, किसकी? रेस्पिरेशन की, और साथ ही साथ हम समझेंगे ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट, ठीक है? सबसे पहले ये देखो बेटा, हाउ डज NCERT स्टार्ट दिस चैप्टर? NCERT इस चैप्टर को कैसे स्टार्ट करती है? NCERT ये कहती है क्या मतलब ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, हम सब के सब जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं और बट क्वेश्चन ये है व्हाई दिस ब्रीदिंग इज सो एसेंशियल टू लाइफ? व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ? क्या करते हैं हम? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है? ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, माइक्रोब्स, क्या वो भी ब्रीथ करते हैं? अगर हाँ तो हाउ? दैट वी विल डिस्कस। कुछ क्वेश्चन रेज कर रही है NCERT। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिकली बेटा क्या चाहिए? दे ऑल नीड एनर्जी, राइट? किस लिए चाहिए बेटा एनर्जी? अब मैं बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, अपने हाथ की मूवमेंट कर रही हूँ। फॉर एवरी एक्टिविटी वी नीड ATP। सो फॉर ऑल द डेली लाइफ एक्टिविटीज, चाहे वो आपका एब्जॉर्प्शन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट करना हो मटेरियल का, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो या इवन ब्रीदिंग ही क्यों ना हो, हमें चाहिए बेटा एनर्जी। और इस एनर्जी का सोर्स कौन है? दैट इज फूड वी ईट। और आपको पता है कि जो फूड है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल है और अगर आप उनसे एनर्जी रिलीज करवाना चाहते हैं, उनको ब्रेक डाउन करवाना चाहते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, ठीक है? ओके, so where does all this energy come from? We know we eat food for energy. सब कामों के लिए क्या चाहिए बेटा? एनर्जी। और बेसिकली एनर्जी कहाँ से आती है? खाना खाने से, ठीक है? बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? क्या हम फूड को मतलब सीधा खाते हैं और हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है? ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ प्रोसेस कि इस खाने में से हम कैसे एनर्जी को बाहर निकालें। सो हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड? क्या सारे के सारे फूड एक जितने अमाउंट की एनर्जी देते हैं? ठीक है? क्या प्लांट्स भी खाना खाते हैं? क्या प्लांट्स भी खाना खाते हैं? अगर खाना नहीं खाते हैं या
प्लांट्स को जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, और इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या वो भी खाना खाते हैं? ठीक है, You may wonder at several questions raised above. सब क्वेश्चंस के ऊपर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि एनर्जी चाहिए सबको, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो माइक्रोब्स है, सबको एनर्जी चाहिए। और सब के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। सब फूड अपना खाते हैं। दे में सीम टू बी वेरी डिसकनेक्टेड। लग रहा है एनसीईआरटी कह रही है, आपको हो सकता है कि डिसकनेक्टेड सा लगता हो, यार हम बात तो कर रहे हैं प्लांट्स की, हम आ गए एनिमल्स पर, हम आ गए माइक्रोब्स पर, ठीक है। बट रियलिटी में बात करें तो जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग ध्यान से सुनेंगे वर्ड ब्रीदिंग, दैट इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड से एनर्जी निकालने के लिए ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, सांस लेने का जो प्रोसेस है, ऑक्सीजन अंदर लेने का प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेने का प्रोसेस, बहुत हद तक एनर्जी एक्सट्रैक्शन वाले प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज बेटा, नीड ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? हमने अभी अभी क्या कुछ समझा। नीड ऑफ रेस्पिरेशन हमें पता है, रेस्पिरेशन के अंदर दो चीजें आती हैं, ठीक है। एक तो आती है बेटा आपकी ब्रीदिंग, और एक आता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, ये बातें बेटा हमें छोटी क्लासेस से पढ़ाई जाती है। हमें पता है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एनर्जी मिलती है, ठीक है। बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो इन दोनों चीज़ों को हम समझेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। वी नीड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? एटमॉस्फेयर से हमारे अंदर जाएगी, ठीक है। क्या होगा उस ऑक्सीजन का? वो ऑक्सीजन एक्ट करेगी फूड सब्सटेंसेस पर, ठीक है, और क्या करवाएगी बदले में? हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। और दैट एनर्जी जो हमने अभी अभी पढ़ा, कहाँ कहाँ यूज होगी? एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन एज वेल एज ब्रीदिंग एटसेट्रा, ठीक है। ये एनसीईआरटी के हमने जो भी अभी पढ़ा उसका थोड़ा सा समराइज किया, ठीक है। ओके, नाउ what is this difference between breathing and respiration? breathing and respiration का मतलब क्या है बेटा? breathing के अंदर होता है simple exchange of gases. breathing means simple exchange of gases. क्या होगा इसमें? ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ठीक है। बट what is cellular respiration या respiration? इसमें क्या होगा बेटा? Oxygen is used to break down. Oxygen is used to break down the food that we eat, है ना। अब हमारा फूड कोई सिंपल तो होता नहीं है ना, फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दिस इज ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल। फूड बेसिकली क्या है? दिस इज ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल। तो इस फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद हमारे पास क्या निकलती है बेटा? एनर्जी इज रिलीज्ड। क्या ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज होगी? नहीं होगी। ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ ये है कि आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो। मतलब जो आप नोज के थ्रू एयर को अंदर और बाहर जो कर रहे हो, दैट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। हमें पता है इसके अंदर बहुत सारे, मतलब ब्रीदिंग के अंदर सिंपली क्या है कि ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई करनी है। अब उस ऑक्सीजन का किया जाएगा? जो भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी बेटा फूड खाते हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो माइक्रोब्स है, व्हाटएवर द फूड दे हैव ईटन, उस फूड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ हम क्या करेंगे? उस फूड को ब्रेक डाउन कर देंगे और क्या रिलीज करवा देंगे? एनर्जी इज रिलीज्ड। और इस एनर्जी को ट्रैप किया जाएगा, ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ
ATP, ठीक है। दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। हर सेल के पास जाएगी बेटा, ये जो ऑक्सीजन है ये हर सेल के पास जाएगी, राइट, ओके। अब इट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, हमने अभी भी समझा क्या है बेसिकली, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, वही वाला प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन को जो हमने लिखा। और इससे क्या रिलीज हुआ बेटा, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 686 किलो कैलोरीज एनर्जी इज यूज्ड, इज रिलीज, ठीक है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। तो देखो अब आपसे पूछा जाए फोटोसिंथेसिस जो था ना बेटा, फोटोसिंथेसिस के अंदर फूड बन रहा था तो उसके अंदर क्या हो रहा था, दैट वाज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है। देखो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा ब्रेक डाउन, तो जो भी प्रोसेस ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक, ठीक है। बट साथ ही साथ हमने ये भी बोला कि एनर्जी इज मतलब स्टोर हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाकर हम ATP बनवा रहे हैं, हम ATP सिंथेसाइज करवा रहे हैं। तो सिंथेसाइज होने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे बेटा इसको, दिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। तो इसका मतलब जो रेस्पिरेशन है इसके अंदर बोथ ब्रेकडाउन as well as synthesis is going on। तो ऐसे processes जिसके अंदर both catabolism as well as anabolism हो रहा हो, ऐसे process को बोलते हैं amphibolic process। तो अगर मैं ये बोल दूं respiration is a amphibolic process, क्या ये गलत होगा, नहीं, बिल्कुल सही होगा। This is amphibolic process, ठीक है। चलो let's see what NCERT have to say about this process। देखो यहाँ आ जाओ, एनसीईआरटी लाइंस है बेटा सारी ये, राइट, ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, जो भी फूड मटेरियल है, जो भी सबस्ट्रेट है फूड, उनको क्या बोलते हैं बेटा, फूड मटेरियल्स या फूड सबस्ट्रेट। इसके अंदर क्या होगा बेटा, ब्रेकिंग हो रही है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उनकी ब्रेक डाउन हो रही है, उनके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है दैट इज ब्रेकिंग अप विद इन द सेल। और क्या रिलीज कर रहे हैं बेटा, एनर्जी फॉर ATP सिंथेसिस। अब वर्ड आ गया आपके सामने सिंथेसिस, इस प्रोसेस को क्या बोला, ब्रेक डाउन और ATP सिंथेसिस दोनों को मिला दो, बन गया सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बन गया, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। इस एनर्जी का यूज कहाँ कहाँ किया हमने अभी भी देखा, एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसपोर्ट में, मूवमेंट में, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग एटसेट्रा के अंदर। अगर मैं आपसे बोलूँ सेलुलर रेस्पिरेशन की एक रिएक्शन, तो हम बोलेंगे मोस्ट जो कॉमन सबस्ट्रेट है, फूड सबस्ट्रेट है, दैट इज यूज्ड फॉर द एनर्जी, दैट इज ग्लूकोज, दैट कैन बी फैट्स, दैट कैन बी प्रोटीन, बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन, क्या रिलीज होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP इज फॉर्म्ड। यही वो एनर्जी है, यही वो ATP है जो हमारे लाइफ के अंदर चलने वाली डेली एक्टिविटीज के लिए चाहिए, ठीक है। तो कहाँ हो रहा है बेटा ये सारा काम, ये बेसिकली आपके सामने दिखाया है, सेल, सेल के अंदर हो रहा है बेटा फूड का ब्रेक डाउन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो आगे आओ। तो अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है क्या, फूड, ठीक है। दैट इज रिस्पायर्ड, दैट इज रिस्पायर्ड इज रेस्पिरेशन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड दैट इज रिस्पायर्ड इज, हाँ, सोर्स कहाँ से आ रहा है बेटा, फोटोसिंथेसिस से आ रहा है। फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने क्या किया, अपने लिए फूड बनाया, उस फूड को हम रिस्पायर करेंगे, मतलब एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पायर। रिस्पायर का मतलब हो गया ब्रेक डाउन करेंगे फूड का और एनर्जी का रिलीज करवाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस था, कहाँ चल रहा था बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यहाँ से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन,
कहाँ होगा बेटा? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो प्रोसेस है कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ETS भी हम पढ़ेंगे, अभी हम ETS पढ़ेंगे, हम लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे, हम क्रेब्स साइकिल सब कुछ पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर यहाँ पे ATP रिलीज होगी, ATP मतलब स्टोर होगी, इसीलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये जो प्रोसेस है दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में क्या क्या रिलीज हुआ बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, तो ये जो ऐसे प्रोसेस है ना ये चलता रहता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस में एनाबॉलिज्म, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड फूड के हम ब्रेक डाउन करवा देंगे। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। वो वाले कंपाउंड्स जो, अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज लेट अस डिस्कस। हाँ, अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स के अंदर, इन यूकैरियोट्स फॉर ATP सिंथेसिस, फॉर ATP सिंथेसिस क्या चलता है बेटा? बेसिकली वेयर डज इट टेक प्लेस? इट टेक प्लेस एट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की भी कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर ATP बनाने के लिए यहाँ चलेगा बेटा ETS। ठीक है, ATS, वही ETS जो हमने फोटोसिंथेसिस के टाइम बेटा क्लोरोप्लास्ट में भी हमने पढ़ा था, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स पर ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ ये चलेगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। इनर मेम्ब्रेन क्या है? फोल्ड्स के अंदर थ्रोन होती है और उस मेम्ब्रेन पे ETS के थ्रू हम ATP बनवाएंगे। बट व्हाट अबाउट प्रोकैरियोट्स? प्रोकैरियोट्स के पास तो कोई माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स के पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या उनके अंदर ATP नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, ATP जरूर बनेगी, बट ATP कहाँ बनेगी? हमें पता है जो प्रोकैरियोट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स व्हिच आर नोन एज मेसोसोम्स। तो यहाँ प्रोकैरियोट्स के अंदर मेसोसोम्स आर द साइट फॉर रेस्पिरेशन। मेसोसोम्स के अंदर हमारा रेस्पिरेशन चलता है, ATP हम सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात बता दो मुझे, अभी मैं इससे पहले कि आगे मूव करूं, ATP हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी समझा था। ATP बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिलेशन। तो कितने टाइप की होती है बेटा ये फॉस्फोरिलेशन? फॉस्फोरिलेशन का मतलब हमने क्या समझा? फॉस्फोरिलेशन means synthesis of ATP। ATP का बनना is phosphorylation। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है जल्दी से बता दो मुझे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग। देखो, एक तो हमने देखा फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन, देन हमने पढ़ा बेटा SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, देन हमने पढ़ा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ओके। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटो का मतलब हो गया बेटा लाइट, फॉस्फोरिलेशन का मतलब हो गया ATP की सिंथेसिस। ठीक है, कहाँ हो रही है ये? इन क्लोरोप्लास्ट, इन क्लोरोप्लास्ट। ये जो हम पिछली हमारी चैप्टर के अंदर हम ये बात पढ़कर आए हैं। व्हाट इज SLP? दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, और व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? ये चलेगी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, NADH2 एंड FADH2, ये सब चीज़ें हमारे पास बनेंगी। और ये कहाँ होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है?
हम बेसिकली फूड सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज ही तो कर रहे हैं, ऑक्सीजन की एड से तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उसी से हम क्या जनरेट करवा रहे हैं, एटीपी, दैट इज फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ये किसका पार्ट है बेटा, दिस इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हमने साइड डिस्कस की, इसके अंदर ETS चलेगा जब एटीपी सिंथेसिस होगी। ETS चलने के लिए कौन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये कहाँ है बेटा, यूकैरियोट्स में, इन यूकैरियोट्स। तो व्हाट अबाउट प्रोकैरियोट्स, अभी भी डिस्कस किया, मेसोसोम्स। क्या है मेसोसोम्स, मेम्ब्रेन के इन फोल्ड्स हैं। ठीक है, चलो, तो दिस इज द साइट वी हैव डिस्कस्ड। हमने डिस्कस कर लिया बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, हमने इन तरीकों से हम एटीपी बना सकते हैं। इसमें फोटोफॉस्फोरिलेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, SLP भी हमने समझा था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। आज हम ये वाली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो, कम टू NCERT। ठीक है, एक सेकेंड, यस वी विल हियर। हाँ, अब देखो बेटा, वो वाले कंपाउंड्स, वो वाले फूड सब्सटेंसेस जिनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जिनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उनको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। उनको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, दिस इज मोस्ट कॉमन, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो क्या समझा हमने ये समझा वो वाले सब्सटेंस, इसको भी डिस्कस करेंगे। डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आ जाओ। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे द सब्सटेंसेस which can be oxidized in respiration are known as respiratory substrates। उनको क्या बोलेंगे, respiratory substrates। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सबस्टेंस, दे कैन बी कार्बोहाइड्रेट्स, दैट कैन बी फैट्स एंड दैट कैन बी प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, बट मोस्ट कॉमन क्या है बेटा, मोस्ट कॉमन इज कार्बोहाइड्रेट्स। क्यों, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करना इजी होता है ना। आपने कभी भी देखा होगा, जब भी हमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, इट इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, बोला जाता है ग्लूकोज ले लो, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, और इट इज मोस्ट common source of energy. It is most preferable, rather I would say it's most preferable source of energy. Instantly इसको break down करके energy ली जा सकती है, but सबसे ज़्यादा जो energy है वो किससे मिलती है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन्स है या फैट्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए that सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रिलीज होगी दैट इज़ फ्रॉम फैट्स। ठीक है, तो हमने ये बोला दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड इनसे मैक्सिमम एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। बट इनको ठीक है एकदम से नहीं तोड़ सकते हैं, इनको ब्रेक डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, दैट इज़ वाई हम इनको कॉमनली यूज़ नहीं करते, बट बॉडी के अंदर फैट्स जो है मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और प्रोटीन्स का नंबर आता है बेटा लास्ट में, क्यों, बिकॉज दिस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये हमारी बॉडी को बनाने वाली हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन से एनर्जी मिलती है जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ना हो तो, बट जनरली हमें कौन सा कॉमन है, कार्बोहाइड्रेट। मैक्सिमम एनर्जी किससे मिलती है, फैट से, और प्रोटीन्स क्या है सबसे लास्ट में, मतलब हम इनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलो लेट अस चेक हियर नाउ।
एनसीईआरटी को साथ साथ पढ़ते जा रहे बेटा। एनर्जी जो रिलीज हुई दैट इज नॉट यूज डायरेक्टली बट टू सिंथेसाइज एटीपी बनाने में भी एनर्जी का यूज हो जाता है, ठीक है। व्हेन एनर्जी इज नीडेड तो हम एटीपी को ब्रेक डाउन कर लेंगे, इसीलिए एटीपी को क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। देखो हम क्या करते हैं, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से हमने बना ली बेटा एटीपी। जब भी चाहिए होगी तो हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। एडीपी से भी एनर्जी चाहिए होगी तो हम इसमें से फॉस्फेट निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगी एएमपी, ठीक है। तो एडीपी से देखो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट निकाल लिया, ठीक है। तो अगर जोड़ दिया तो बन गए एटीपी, जरूरत पड़ी तो एटीपी को ब्रेक डाउन कर ले, हमने ले लिया एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकाल दिया। अब अगर एडीपी से भी एनर्जी लेनी है तो एक और फॉस्फेट अगर मैं निकाल दूं, अगर मैं इसमें से एक और फॉस्फेट निकाल दूं तो मेरे पास बच जाती है एएमपी, ठीक है। बट इसके आगे नहीं अब आप ब्रेक कर सकते, एएमपी के आगे नहीं ब्रेक कर सकते, ठीक है। तो एटीपी से एडीपी बन सकती है, एडीपी से एएमपी बन सकती है, एएमपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दो एटीपी बन जाएगी, एडीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दो एटीपी बन जाएगी, राइट। तो दिस इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। चलो अब एक बार ठहरो, हम एक बार ये देख लें, लेट अस चेक। हाँ, तो अब देखो बेटा, अब एनसीईआरटी क्वेश्चन ये पूछ रही है आपसे, क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? यस दे डू ब्रीथ। फॉर रेस्पिरेशन प्लांट्स को क्या मिलता है बेटा, ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। हमने फोटो रेस्पिरेशन भी पढ़ा था, ठीक है, हालांकि वेस्टफुल प्रोसेस था। तो प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है दैट अकर्स वाया स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। ये जो स्ट्रक्चर दिखती है आपको स्टेम के ऊपर, छोटे छोटे से पोर्स दिखते हैं जो बाग के ऊपर, दिस आर लेंटिसेल्स। और लीव्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, स्टोमेटा दैट यू नो आर यूज्ड फॉर द गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं वो भी ब्रीथ करते हैं। तो क्या प्लांट्स के पास हमारे जैसे ऑर्गन्स क्यों नहीं हो सकते हैं? जैसे एनिमल्स अगर ब्रीथ करते हैं तो उनके पास सब मतलब ऑर्गन्स हैं, हमारे पास देखो लंग्स हैं, हम ब्रीथ करते हैं, हर सेल में एक कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस है। तो प्लांट्स के पास क्यों नहीं ऐसे इतने वेल डेवलप्ड ऑर्गन? देखो इसका आंसर हम क्या देंगे, इसका आंसर हम देंगे यस, प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, ठीक है। बट प्लांट्स do not have well developed, plants के पास well developed respiratory organs नहीं होते, well developed respiratory organs नहीं होते, they do not have well developed respiratory organs। तो क्यों ऐसा है? Because why, क्वेश्चन पूछा जा रहा है why, ठीक है। Because all the parts of plants are in direct contact of air। सारे के सारे प्लांट्स के पार्ट देख लो, ज़्यादातर जितने भी लीव्स हैं, कितने भी लीव्स हो, स्टेम है, सब कुछ क्या है, मोस्ट ऑफ द पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके, एयर के। तो उनके अंदर बाय डिफ्यूजन ही ये जो गैसियस एक्सचेंज का जो उनका प्रोग्राम है वो मीट आउट हो जाता है, ठीक है। सो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर यहाँ लिख रहे हैं, सो ओनली डिफ्यूजन इज सफिशिएंट, only diffusion is sufficient for the exchange of gases। दूसरी बात, डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और उनकी इतनी ज़रूरतें भी नहीं है ना। दे रिक्वायर less amount of energy as compared to animal, less amount of energy as compared to animals, ठीक है। तो प्लांट्स ब्रीथ तो करते हैं बेटा, प्लांट्स ब्रीथ तो करते हैं, बट उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उनके पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स नहीं है। क्यों नहीं है बेटा?
उनके पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो सारे के सारे पार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में है एयर के, और उनको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू एनिमल्स, ठीक है। तो ओनली जो डिफ्यूजन है वो भी सफिशिएंट है इनके लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। तो ये हुई बात बेटा प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं। देखो तो ब्रीदिंग इन प्लांट्स में देखो क्या होगा, वाई प्लांट्स नीड नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब अगला क्वेश्चन ये अराइज हुआ, सबसे पहली बात एनसीईआरटी ने पूछा आपसे क्या पौधे भी ब्रीथ करते हैं? आपने बोला यस ब्रीथ करते हैं। तो उनके पास हमारी तरह स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स क्यों नहीं होते? तो अब उसका आंसर दे रही है एनसीईआरटी, हर प्लांट पार्ट takes care of on gaseous exchange needs, so the gas transport is very limited. स्टोमेटा अपने आप कर लेते हैं, स्टेम जो है लेंटिसेल से कर लेता है, रूट जो है रूट हेयर से कर लेते हैं, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज इज वेरी लो एज कंपेयर टू एनिमल, रिक्वायरमेंट कम है। लीव्स आर अडॉप्टेड फॉर मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज। During photosynthesis, during this carbon dioxide is oxygen is released within the cell, ठीक है। ओके देन आ जाओ, मोस्ट लिविंग सेल्स आर कॉन्टेक्ट ऑफ एयर में हैं एंड दे आर लोकेटेड क्लोज टू प्लांट सरफेस। जैसे सारे लीव्स हो गए वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है एयर के, ठीक है, अभी भी हमने समझा। स्टेम के अंदर क्या है बेटा, लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स बीनीथ द बाग, दे ऑल्सो हैव लेंटिसेल्स। तो हम इस बात को यहाँ भी ऐड कर देते हैं दैट लेंटिसेल्स और स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। लेंटिसेल्स और जो स्टोमेटा है प्लांट्स के वो किस में हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं बेटा इस गैशियस रिक्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। तो वी हैव अंडरस्टूड अबाउट, यस यहाँ जाओ। और लीव्स, स्टेम और रूट्स के अंदर पेरेन्काइमा सेल्स भी होते हैं, वो लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इंटरकनेक्टेड एयर स्पेसेस भी हैं। दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आप क्या बोलेंगे कि लीव, स्टेम और रूट के अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स विद लूज इंटरसेलुलर स्पेसेस, जिसके अंदर भी एयर ट्रैप हो जाती है और क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज हो जाता है। अदरवाइज स्टेम के पास लेंटिसेल्स है, लीव्स के पास क्या है बेटा, स्टोमेटा है, सारे के सारे पार्ट्स एक्सपोज्ड है टू एयर। तो इस तरह से प्लांट्स अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मीट आउट कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, हमने बोला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट जिनको हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। वेट फॉर अ मिनट, लेट मी शो यू। हाँ, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमने क्या क्या पढ़े बेटा, कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमन, प्रोटीन, फैट्स और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब हमें ये देखना है, जो ग्लूकोज इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। और रेस्पिरेशन की अगर हम टाइप्स की बात करें, अब हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो चलो पहले हम इसको ये देखते हैं, कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज यील्ड्स एनर्जी मोस्ट ऑफ विच इज गिवन आउट एज हीट, और ये एनर्जी यूटिलाइज होती है सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल। हमने बोला ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस विच एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या होगा, ग्लूकोज का बेटा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट कंबशन होने के बाद हमारे पास आएगी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये जो एनर्जी है अब ये दूसरे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को बनाने में, हमें दूसरे मॉलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करेगी, राइट। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी, ठीक है। चलो एक चीज और देखो, ड्यूरिंग द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहे हैं, सारी के सारी जो लिबरेटेड एनर्जी है वो सारी के सारी नहीं हीट की फॉर्म में बाहर चली जाती, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है बहुत सारे स्टेप्स में, ठीक है। देखो इस चैप्टर में ना हमने बात की ग्लूकोज का भी, ग्लूकोज इज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, बट इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ ग्लूकोज को सबस्ट्रेट मानकर पूरा का पूरा स्टेप ऑफ जो जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे रेस्पिरेशन में हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज
कि जो ऑक्सीडेशन है, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन है, वो कोई एक स्टेप में नहीं होता है कि हमने सिंपली लिख दी थी वो ऑक्सीजन, मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज हो जाएगी. इट इज नॉट सो सिंपल सिंगल स्टेप. It's a multi-step process. It enables some steps to couple released energy to ATP synthesis. कुछ steps पे एनर्जी यूज होगी, कुछ steps पे एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा, उसको हम सब डिटेल में पढ़ेंगे. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी को हम रिलीज करवाएंगे. सर्टेन ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को एरोबिक मतलब ऑक्सीजन मिलने वाली कंडीशंस के अंदर अडॉप्ट कर लिया, और कुछ हैं फैकल्टेटिव एनारोब. फैसिलिटी मिली तो एनारोबिक कंडीशंस में भी काम कर सकते हैं, और कुछ होते हैं बेटा ऑब्लिगेट, मतलब हम ऑब्लिगेट एरोब सिर्फ एरोबिक कंडीशन में काम करेंगे, और ऑब्लिगेट एनारोब मतलब ऑक्सीजन के बिना ही काम करेंगे. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी अपनी एडाप्टेशंस हैं. तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं. अभी हमने सिर्फ किया है इंट्रोडक्टरी पार्ट. ठीक है, एक चीज़ हम और कर सकते हैं बेटा, बिफोर वी मूव ऑन टू हायर डिटेल्स की तरफ जब हम जाएं इस चैप्टर के, हम एक काम करते हैं, कुछ तो बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, दैट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स की ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट. ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट. ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है. ठीक है, हमने अभी भी डिस्कस किया, अगर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर यूज्ड, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. दिस इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन. ठीक है, और अगर हमने प्रोटीन्स को यूज़ किया, तो ऐसे रेस्पिरेशन को बोलेंगे बेटा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा, प्रोटीन्स विल बी यूज्ड. प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में प्रोटीन्स विल बी यूज्ड, और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर यूज्ड. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, प्रोटीन्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. ठीक है, ये चीज़ हो गई. दूसरी हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, चाहिए या नहीं चाहिए. ठीक है, अब ये हमें सबको पता है, एक होती है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है आपके सामने एनारोबिक रेस्पिरेशन. अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है तो एनारोबिक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन. व्हाट इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, अगर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का यूज़ किया जाए देन इट इज़ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं दे आर फ्लोटिंग इन द प्रोटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करते हैं. ठीक है, और प्रोटीन्स ये बनाते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, ये सेल के प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन. ठीक है, चलो अब इसके बाद बेटा हमारे पास रहती है कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हमें समझने हैं. देखो, अब जैसे जैसे हम चैप्टर में मूव करेंगे ना, हमारे सामने बेटा कुछ टर्म्स आएंगी. ठीक है, और अक्सर बच्चों को ना यही कन्फ्यूज़न होता है कि ये टर्म्स हैं क्या. तो देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को देखते हैं. देखो, व्हाट इज एनएडी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है,
ओके, अब आपको पता है जब भी कहीं भी आप देखेंगे कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। तो NAD से बनता है अगर NADH, this is the reduced form of NAD. This is the reduced form of NAD, that is nicotinamide adenine dinucleotide की reduced form, इसको बोलते हैं reduced coenzyme, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के एडिशन से बना है। यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। देखो पहले इसको समझने से पहले हम इसको समझते हैं। देखो चलो, और व्हाट इज NADP? NADP क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। अब इससे रिड्यूस होगा तो NADPH, दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADP। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ। तो क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, बार बार हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, तो यू शुड नो व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज रिडक्शन, रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही FAD, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, और FADH2 क्या हो गया बेटा, इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ FAD, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ FAD। FMN क्या होगा, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड है, और इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड FMH2, दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ FMN, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ आप देखेंगे विदाउट हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन ऐड होने के बाद क्या बन जाएगी, रिड्यूस्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। चलो देखो, सिंपल सी बात है, अगर FAD, NAD, FMN, NADN, अगर इनमें सब में H2 ऐड हो गया तो ये क्या हुआ है बेटा, रिड्यूस हो गई, रिडक्शन हो गई, ठीक है। और अगर FADH2 से FAD बन रहा है, NADH2 से NAD बन रहा है, FMNH2 से FMN बन रहा है, NADH2PH से NAD बन रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है, ब्रेक डाउन होने के बाद इट गिव्स अस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है देन इट इज ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है देन इट इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, FMN के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन, और FADH2 से FAD बन रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन को हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और रिडक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दिस इज, ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, है बहुत बेसिक चीजें। ओके, रिडॉक्स इक्विवेलेंट, loss or gain of electron in the form of hydrogen form the redox equivalents, ठीक है, this forms the redox equivalent। अब ये सब बातें हमें काम करेंगी हमारी नेक्स्ट, जब हम डिस्कशन करेंगे विद ग्लाइकोलिसिस के साथ, जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले कि हम ग्लाइकोलिसिस का आगे बढ़ाएं अपनी डिस्कशन को, कुछ क्वेश्चन के आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ग्लाइकोलिसिस से हमारी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर, कौन से है बेटा, क्या ये प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, या ऑल ऑफ द अबव है, मोस्ट कॉमन पूछा है बेटा, तो हम सी को टिक कर देंगे, ठीक है। ओके, आगे देखो,
ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज, हालांकि अभी ये क्वेश्चन हमारा आया नहीं है, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, फिर भी मैं आपको यहीं पे बता दूं, ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँगी ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथवे, आप बोलेंगे दोनों वन एंड द सेम थिंग है। इसमें बेसिकली एम्डन, ये साइंटिस्ट के नाम है बेटा, मेयरहोफ और प्रनास, ये तीनों साइंटिस्ट के नाम हैं। इनके एक एक अल्फाबेट को लेकर इसका नाम बना दिया हमने ईएमपी पाथवे। ओके, आगे आ जाओ। What is the end product of the complete combustion? Completely अगर ग्लूकोज का combustion हो जाए तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Yes, it is carbon dioxide and water on the complete combustion of glucose. आगे आ जाओ। What is the term for organism adapted to live in the absence of oxygen? जिन्होंने अपने आप को ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहने के लिए अडाप्ट कर लिया, हम उनको बोलते हैं बेटा ऑब्लिगेट एनारोब्स। एनारोब ऑक्सीजन की एब्सेंस, देखो ये तो हो गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फैकल्टेटिव क्या है तो एरोबिक, फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं तो एरोबिक, बट अगर फैसिलिटी मिले दे कैन टर्न टू एनारोब्स। तो ऑब्लिगेट क्या है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही सर्वाइव करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। द प्रोसेस ऑफ सेल रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय, सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होगा, कहाँ होगा? रेस्पिरेशन हो रहा है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द इंट्रोडक्शन, मतलब हमने स्टार्ट कर लिया है हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन। आज हमने सिर्फ रेस्पिरेशन का मीनिंग समझा। अब हम हमारी नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे, ग्लाइकोलिसिस करेंगे, लिंक रिएक्शन करेंगे, फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी देखेंगे बिना ऑक्सीजन के जब ग्लूकोज का कंबस्शन होगा, और देन क्रेब्स साइकिल भी देखेंगे। बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला हमारा ये चैप्टर। बट नाउ इट्स द टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न with a smile.